अच्छा स्टूडेंट था वो, जिसे आप फर्स्ट बेंच या टॉपर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं। जी। बिजनेस का या एंटरप्रेन्योर का मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं बिजनेस करूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहिए। तो ये बचपन से ही मेरे को शौक था। 8-10 साल इसी तहसीस में था कि ये सर्विस जो होती है इसमें तरक्की या फिर जो है ना, हम हमारे इरादे से कोई काम नहीं कर सकते। और सोच भी ये थी कि गुलबर्गा में एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉलेज लाइफ, मतलब आप कौन से कॉलेज में आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है? मैं विजयदला से पढ़ा। जी। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में उस दौर में जो बच्चे जो है ना फर्स्ट क्लास आया करते थे उन्हीं को एडमिशन मिलता था। जी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करा। जी। बाद जो है ना चेंज करते मैं डिप्लोमा में चले गया। उसके बाद AMI कंप्लीट कर लिया, मैं बॉम्बे में रहता। ओके। उसके बाद आने के बाद गवर्नमेंट जॉब कर लिया। जी। मेरी एजुकेशन लाइफ है पूरे गुलबर्गा ही कंप्लीट। जी। फर्स्ट बेंचर थे या फिर लास्ट बेंचर थे आप? नहीं, मैं बिकॉज द हाइट वाज लो, हाँ, आई वाज इन द सेकंड। सेकंड बेंचर। जी। तो उस टाइम पे आपकी कॉलेज लाइफ का क्या जुनून था, मतलब क्या एक्साइटमेंट थी कॉलेज लाइफ की? मेरी जी। मेरे को किसी भी सूरत पर जो है ना एक क्रिकेटर बनने का शौक। जी। आई वाज द बेस्ट बॉलर। स्पिन बॉलर। शान अटैक शुरू करिया Attack। के कोर्स से कर रहा है। जी। ये 2 महीने या 3 महीने के हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो थोड़ी सी फीस होती है, 2-3 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जॉब मिल जाए। मेरे साथ के कॉलेजेस जो फीस लेते हैं उसकी आधी फीस लेता हूँ रिजर्व वही। मेरी एक सोच ये है शुरू से, जब से मैं कॉलेज खोला हूँ, कि आई डोंट वांट टू कॉम्पीट विद माइनॉरिटी कॉलेजेस। ओके। नहीं होनी चाहिए एक दूसरे में कंपटीशन। इस बात को एलाबोरेट करते हुए एक और सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं इस सेशन को नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस रखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और देख रहा हूँ कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जी। उसके लिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सोशलिज्म एक्टिव रहते हुए इस इंस्टीट्यूट को चलाना बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है। रीज़न क्या है कि जो बंदा बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो सोशल लाइफ में बहुत कम इन्वॉल्व होता है, या फिर पॉलिटिकल लाइफ में कम इन्वॉल्व होता है। जो बंदा पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व होता है उससे क्रिटिसिज्म बैकबोन उसकी बन जाती है। इसके अलावा भी सर आपका, जो कि मैं वफाक जो सर हैं उनसे भी मुझे पता चला है कि रियल एस्टेट में भी आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर। मैं सुहेब आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई और यूनिक शो के साथ, जिसका नाम है द एंटरप्रेन्योर्स डाइजेस्ट, सोच से सफ़र तक एक एंटरप्रेन्योर की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एपिसोड हमारा जो स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर यूनाइटेड हॉस्पिटल्स की स्पॉन्सर्स अल-शारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, गुलबर्गा माम्स रसोई। अभी चलते हैं हमारे इस शो के की फैक्टर्स और मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ। ये द एंटरप्रेन्योर्स डाइजेस्ट जो हमारा शो है, एक सीरीज़ के तहत हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो गुलबर्गा के एंटरप्रेन्योर्स हैं और गुलबर्गा के एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और बिज़नेस सेक्टर में बहुत की इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया है। और ये शो हमारा जो रहेगा कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस शो का हमारा मोटिव ये है कि हमारे जो यूथ हैं और ओवरऑल गुलबर्गा की जो कम्युनिटी है, बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप को सीखे और विजनरी पीपल और विजनरी पर्सनालिटीज़, फाउंडर्स और सक्सेसफुल स्टोरीज से कुछ समझकर, सीखकर आगे अपने ज़िंदगी में भी सफ़र स्टार्ट करें। यही शो को चलते हुए आज के हमारे इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका ब्रांड गुलबर्गा में जिसकी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है अल-शारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर ग़ुलाम रब्बानी सर, जिनका मैं इस हमारे एपिसोड में, शो में तहे दिल से वेलकम करता हूं, जिनके खिदमात गुलबर्गा में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं या फिर बिहाइंड द सीन्स हैं और जो आवाम तक अभी तक सामने नहीं आई हैं, वो इस शो में, इस पॉडकास्ट में हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से सर और हमारी पूरी आवाम की तरफ से मैं इस शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर ग़ुलाम रब्बानी सर। तो ग़ुलाम रब्बानी सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपकी शुरुआत बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ से और आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं आप, तो आपकी शुरुआत और आपके लाइफ के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और मोहतरम हाज़रीन। अल्लाह का एहसान है, बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था और 25 साल तक ज़्यादा क्रिकेट खेला और एक
अच्छा स्टूडेंट, वो जिसे आप फर्स्ट बेंच या टॉपर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं। जी, बिजनेस का या एंटरप्रेन्योर का मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं बिजनेस करूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहिए। तो ये बचपन से ही मेरे को शौक। जी, तो मेरा पीयूसी हो गया, उसके बाद जो है ना मैंने कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक, बॉम्बे चले गया 1.5 साल के लिए। ओके, वहाँ पे जाने के बाद इस ज़मीन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर सोच एक बिल्डर की क्या होती है। तकरीबन वहाँ पे गुजरातीस थे बिल्डर्स, अजमेरा बिल्डर में मैं काम किया। तो वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना हम गुलबर्गा को डेवलप करें। जी, कि उस इरादे के साथ मैं अभी 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ था। वो किस्मत से जो है ना, बिकॉज़ ऐसा वीक स्टूडेंट भी नहीं था। आई वाज़ टॉप टू द कॉलेज। जी, तो गवर्नमेंट जॉब जब निकले, आई वाज़ सेलेक्टेड स्ट्रेट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। माशा वरना मेरे को बाहर जाने का इरादा था। तो उसको छोड़ के सब लोग ये बताए कि जो है ना, आप गवर्नमेंट साल 2 साल कर लीजिए, उसके बाद आने के बाद भी जॉब बाकी रहेगा। जी, तो इस इरादे से मैं गवर्नमेंट जॉब जॉइन कर लिया। जी, करने के बाद एक 8-10 साल इसी तहसीस में था कि ये सर्विस जो होती है, इसमें तरक्की या फिर जो है ना, हम हमारे इरादे से कोई काम नहीं कर सकते। जी, जी, कॉल ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप किसी बाइंडिंग में होते हैं। जी, बिल्कुल, कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते या फिर जो है ना अपना जो भी हुनर है बता नहीं सकते। जी, वहाँ पे सभी बराबर होते हैं समझे। जी, काम करो या ना करो, सैलरी होती ही रहती है। तो सोचते-सोचते मेरे 15 साल निकल गए और उसके बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बाहर आया। जी, जी, क्योंकि मैं बॉम्बे में काम कर चुका था और मेरा इरादे कुछ और थे और सोच भी ये थी कि गुलबर्गा में एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाऊँ। माशाल्लाह, इंशाल्लाह वो उसके तरफ से जो है ना, मैंने गुलबर्गा में 4 टावर 2004 में G+5 की कंप्लीट किया, जो गुलबर्गा में टॉलेस्ट। जी, जी, बोलने का मतलब ये है कि आप अगर इरादा कर ले, अल्लाह के साथ है, जी, अल्लाह के साथ है। जी, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके इरादे साफ़ होना चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ एक सर्विस से निकलने के मैंने उस टावर को कंप्लीट कर लिया। जी, अभी टावर कंप्लीट भी नहीं हुआ कि नीचे सैलाब में 2 रूम के रहते हैं, कुछ ट्यूशन लेक्चरर्स आके हमारे को हॉल दे दो, हम किराए से रहते हैं। मैं बोला बिल्डिंग की कंप्लीट नहीं हुआ, बोले नहीं हम इसे चला देंगे। उस दौरान में 3-4 ट्यूशन्स लेक्चरर आए थे, उस बिल्डिंग में मेरी बिल्डिंग कंप्लीट होने तक 400 से 500 बच्चे पीयूसी के जी, आके ट्यूशन्स पे 2-2 3-3 घंटे बैठते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जी, उससे तकलीफ नहीं हुई मेरे को। जब मैं हालाँकि एट दैट टाइम 2004 में मैं पॉलिटिक्स से भी इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी था। जी, तो मेरे को ये एहसास हुआ कि इतने ख़ास तौर पे हमारे कम्युनिटी के लोग बुक खोल लेके आके बैठे हैं बिल्डिंग के सामने, 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं कार में या फिर गाड़ी पे 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं कि एक लेक्चरर को बुला के बुलाओ, व्हाई दिस ऑल मुस्लिम स्टूडेंट्स इतने सारे क्यों ट्यूशन्स पे आते हैं? वो बोले नहीं साहब, एक वैक्यूम है। जी, हमारे कॉलेजेस में वो क्लास के रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। तो फिर मैंने तो पूछा कि जो है ना, कॉलेज हम खोले तो चलता गया। एक्चुअल में बिल्डिंग बनाया था किराए से, कमर्शियल। जी। सर उसके तरफ थोड़ा-सा हम आगे जाएँगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉलेज लाइफ़ मतलब आप कौन से कॉलेज में आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है? मैं विजयदरा से पढ़ा। जी, इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में उस दौर में जो बच्चे जो है ना फर्स्ट क्लास आया करते थे, उन्हीं को एडमिशन मिलता था। जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करा। जी, उसके बाद जो है ना चेंज करते मैं डिप्लोमा में चले गया। उसके बाद एएमआई कंप्लीट कर लिया मैं बॉम्बे में रहता। ओके, उसके बाद आने के बाद गवर्नमेंट जॉब कर लिया। जी, मेरी एजुकेशन लाइफ पूरे गुलबर्गा ही कंप्लीट किया। जी। तो ये आप जैसा बता रहे थे कि आप उतने हाई रैंक स्टूडेंट नहीं थे, फर्स्ट बेंचर थे या फिर लास्ट बेंचर थे आप? नहीं, मैं बिकॉज़ द हाइट वाज़ लो, हाँ, आई वाज़ इन द सेकंड बेंच। सेकंड बेंचर, ठीक। तो फिर ये जिस तरीके से आज कॉलेज लाइफ के जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है क्योंकि आप देखते हैं कि पीयूसी में जब लड़का आता है तो कॉलेज लाइफ का एक नया जुनून लड़कों में होता है। तो उस टाइम पे आपकी कॉलेज लाइफ का क्या जुनून था? मतलब क्या एक्साइटमेंट थी कॉलेज लाइफ की? मेरी जी, मेरे को वो किसी भी सूरत का जो है ना एक क्रिकेटर बनने का शौक था। अच्छा क्रिकेटर बनने का। बनने का शौक था और मैं गुलबर्गा में जितने टूर्नामेंट्स होते होके जी, आई वाज़ द बेस्ट बॉलर। बॉलर। बेस्ट बॉलर, स्पिन बॉलर। हाँ। आज भी उस मेरे दौर के लोग हैं एंड इतना जुनून था, एक टूर्नामेंट में या एक मैच में जो है ना, मैं 10 के 10 विकेट अकेला ही गया। क्या 9 बॉल और एक हॉट एंड बोल्ड। अच्छा, अच्छा अभी भी है क्रिकेट का कहीं एक्सपेरिमेंट? जुनून है, अभी भी जुनून आज है। भी जुनून। जी, जी, क्योंकि माँ-बाप उस दौर में जो है ना स्पोर्ट्स के लिए मिडिल क्लास के लोग उतना जो है ना तरजीह नहीं दे सकते थे। मेरे को जो है ना स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद टीम में सेलेक्ट भी किया गया था, जी, जी। मगर माँ-बाप नहीं छोड़े। अच्छा सर अगर पेरेंटिंग की बात की जाए क्रिकेट जब आप बोल रहे हैं क्रिकेट मेरा भी एक वन ऑफ द शौक था तो आजकल के पेरेंट्स जब लड़का क्रिकेट बाहर खेलने जाता है तो डराते हैं लड़के छुप छुप के बैट दोस्त के घर में छुपाते हैं बॉल बॉल यहाँ छुपाते हैं तो आपके साथ ऐसी कोई स्टोरी मतलब आपको घर से परमिशन थी या फिर आप मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को सेंट बैंक ऑफ हैदराबाद में सेलेक्ट हुआ था मैं। अच्छा
बड़ी टीम थी हाँ जहाँ से अजहरुद्दीन खेलते, वो लोग जो है ना मेरे को जॉब के साथ फील्ड ऑफिसर के साथ जॉब दिए थे, वही हुआ मेरे साथ, नहीं छोड़े पेरेंट्स, मैं जी। तो डॉक्टर बनना है, ये सब छोड़ो, हाथा पैरा थक जाते, ये सोच होती है। जी। तो उस सोच से आपका क्रिकेट करियर ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब उससे। फिर भाई मगर उस लेवल पे नहीं जा सकता, जॉब पे आ गया जी। तो सब खत्म हो गया। लेकिन अभी आते हैं सर शुरुआत अलशारे की शुरुआत, क्योंकि गुलबर्गा की आवाम को अलशारे ब्रांड एज ए नाम एक बहुत बड़ा है। रब्बानी सर शायद बहुत सारे कम लोग होंगे अलशारे के बाद रब्बानी सर का नाम जानते भी होंगे, या फिर कुछ ऐसे जानते नहीं होंगे, लेकिन अलशारे जानते हैं। ये अलशारे नाम के पीछे का राज क्या है? नहीं अलशारे ये तो मैं मेरे बेटे का नाम चूज किया था मैं, जी। शारे का माने लिए है कि अरबी में एक सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। इधर में सिरातुल मुस्तकीम बोले जाता है, सीधे रास्ते की तरफ जाने वाला, क्योंकि गुलाम रब्बानी भी अल्लाह का गुलाम है, जी। ये भी सीधा रास्ते में चला, वो उस तरीके से मैं बेटे का नाम था और उसको ही अलशारे, एक सीधा चलने वाला रास्ता है। जी, जी। तो मतलब आपके फ़र्ज़ंद के नाम से ये अलशारे जो है ग्रुप। जी, जी। अच्छा सर, ये अलशारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स कॉलेज एक बहुत फ़ेमस है, पीयू गर्ल्स कॉलेज। इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज के ऊपर हम आते हैं, लेकिन अभी कितने इदारे अलशारे के अंदर क्या-क्या चल रहा है अभी? अलशारे के अंदर 3 पी कॉलेजेस सब है, जिसको 2 गर्ल्स कॉलेज हैं, जो गर्ल्स पर है। एक स्कूल है जो कि कोएड है, और एक डिग्री कॉलेज भी है अलशारे की जो गर्ल्स के लिए। जी। ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह हम गर्ल्स के लिए दे रहे हैं, क्योंकि एक तो वो रिजल्ट भी दे रहे हैं और हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी का रजिस्टर, दे आर इन सेफ हैंड्स। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गया ऐसी कोई जाना बहना नहीं गई थी, जिसकी वजह से लोग को खासतौर पे पेरेंट्स की एतमाद है, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो ना वो एतमाद और भरोसा जो रखे, और उसके रिजल्ट भी दे रहे हैं। जी, जी, जी। हर साल तकरीबन 100 से 150 बच्चे डिस्टेंस आते हैं 20 में। माशाल्लाह। एंड इट्स नॉट ओनली द फैक्टर, आज पिछले 10 साल से सारे कर्नाटक में थ्योरी के हद तक हम पढ़ेंगे, जी। इसी के रिजल्ट क्या आता है, माइनॉरिटी पूरे कर्नाटक में बताओगे, माइनॉरिटी कॉलेज में अलशारे इज नंबर 1। बस ज़बरदस्त। अलशारे कॉलेज। अलशारे इज नंबर, आई कैन अश्योर यू, कहते जी। गारंटी ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल। ये ऐसा कॉलेज नहीं है, थ्योरी के हद तक, जी। तो थ्योरी के हद तक वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, हाँ जी। 100 से और 150 हर साल हमने डिस्टिंक्शंस देते हैं। वाह। और एक चीज़ हमारी और एक भी खूबी है, वी डोंट टेक सेंटर्स, सेंटर्स। कोई सेंटर आपका खुद का सेंटर नहीं है? कभी भी नहीं रहे, 20 साल से कभी पूछा ना रखेंगे हम उसको, ठीक। पढ़ाते हैं बच्चों को जो भी लेना है, पढ़ के निकल देते हैं। जी। सर ये एंटरप्रेन्योर्स की जो कहानी होती है, क्योंकि अलशारे जो आज जो कामयाबी के मुकाम छू रहा है, जो आप सुना रहे हैं, वन ऑफ द सक्सेस ऑफ अलशारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन सर ये कामयाबी डे वन से तो नहीं होती। हर बिज़नेस हो या फिर हर इंस्टीट्यूट हो, इदारा हो, छोटा मोटा, हर चीज़ में स्ट्रगल साथ में लगा हुआ होता है। तो जब अलशारा की शुरुआत थी, क्या आपकी शुरुआत छोटी थी या फिर बड़ी थी? क्योंकि कुछ लोगों का शुरुआत होती है कि एक रूम से स्टार्ट हो गया, फिर अभी आज हम पैलेस बनाए हुए हैं। अब मतलब आपकी शुरुआत कैसे थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं शारे हाउस कंप्लीट कर चुका था, जी। मेरी बिल्डिंग वो कंप्लीट थी, पहले? पहले ही कंप्लीट थी, कॉलेज शुरू करने से पहले मेरी बिल्डिंग थी। जी, जी। आज तक भी जितने मैंने कॉलेजेस खोला है, बिल्डिंग पहले कंप्लीट करता हूँ, बाद में स्टूडेंट्स बनता है। अच्छा। उल्टी है, यूजुअली लोग तो कमरों से 4 कमरों से जाते, इसलिए कम टाइम में अलशारा ग्रो टू दिस सेक्शन, ओके। क्योंकि बनाते आप 2 साल में बना रहे, 4 साल में 2 कमरे बना रहे, ऐसा नहीं है। हाँ। पहले ही हम बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को ला लेते हैं, जी। कम टाइम में वी गेट मोर रिजल्ट्स यूनिवर्सिटीज खोलने का। अच्छा, जब आप ये बात करते हैं कि पहले आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर बाद में आप कॉलेज स्टार्ट करते हैं, एज ए बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये आपको कुछ ज़्यादा रिस्कियर नहीं लगता कि पहले आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सारा कंस्ट्रक्शन किया जाए, फिर उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो, एडमिशन्स फुलफिल नहीं हुए, रिजल्ट्स नहीं आए एडमिशन के, एज ए रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, इन लोगों को आप इसके ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी नदी को देख लीजिए आप, जी। नदी में रिवर्स नहीं होता, सूख सकती है कुछ वक्त के लिए, समझ रहे हैं आप जब कोई कदम उठाते हैं तो आप सोच समझ के उठा लीजिए, नदी वापस नहीं जाती। आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर कॉलेज खोल रहे हैं, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी 2-3 साल में वो जैसे कहते हैं बारिश नहीं आती, कुछ भी है, मगर फिर पानी आए जी। और पानी कभी वापस नहीं जाएगा। जी। जो डर होता है कि जो है ना हमारे लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर बिजनेस के लिए कम से कम आपको 3 से 5 वो साल का वक्त देना पड़ेगा, जी। उसके अंदर भी चूज हो जाएगी। नौजवान बच्चों के लिए चाहिए खास तौर पे, देखिए 2 किस्म के सोसाइटी में हमारे बच्चे हैं।
एक अच्छा खासे फैमिली से आए हैं जिनके माँ बाप अच्छा खासा कमा चुके हैं, और जो बच्चे नहीं है जिसके पेरेंट्स ने उन्हें शुरू करना है, जो बच्चे या फिर जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो इस लाइन पे जाए कि कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद इंतज़ार करें, फल ज़रूर लगेंगे। अभी ये जो इंतज़ार का जो वक्त है ये बहुत कठिन होता है। जी। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना सारा स्ट्रक्चर आपने बना दिया है, अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार चल रहा है, 1 साल हो गया, रिजल्ट नहीं आया। एक्सपेक्टेशंस होती है। जब भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में इतना पैसा लग गया, एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा लग गया, फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होता है कि फर्स्ट ईयर लो रेवेन्यू जनरेट हो, या फिर सेकेंड ईयर इतना हो, थर्ड ईयर इतना हो। तो ये फर्स्ट ईयर भी रेवेन्यू वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सेकेंड ईयर भी नहीं पहुँच पाए, तो उसके बाद जो आपका जज्बा होता है वो कम होता रहता है। तो उस सिचुएशन में वैसा आपके साथ कुछ हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ। जो मैंने पहले साल जब खोला था, तो कई लोग बोले कि जो है ना, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से भी नहीं था, मैं जी। एमएससी या फिर लेक्चरर भी नहीं था। मेरे बाजू श्री गुरु कॉलेज था, बिल्कुल बाजू लगे हुआ, पीछे नोडल था, उसके बाद क्या बोलते हैं असाइनमेंट था। उन सारे बीचों में मैंने शुरू कर दिया। एक हौसला था, जी। एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि चलिए। जी। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, वेटर पैनल्स का खास तौर पे हमारे नौजवान बच्चों के लिए ये सुनना ज़रूरी है कि एक वैक्यूम होता है जी। बिजनेस में, उस वैक्यूम को ढूंढना चाहिए आप। मैं ये देख रहा था कि नॉर्थ के बच्चे या फिर जो है ट्यूशन्स के जो आ रहे थे बच्चे, उसमें 80% हमारी कम्युनिटी के थे। तो इससे मेरे को समझ में आ चुका था कि एक वैक्यूम है पीयूसी चलाने का, क्योंकि बच्चों के लिए एक तालीमी बेहतरीन इदारा नहीं है, जी। जिसको मैंने प्लग करके डाल दिया और फेल होने का चांसेस है। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? जब भी कोई बिजनेसमैन है, वो यूजुअली क्या होता है कि एक कॉलेज अच्छा चला, या फिर एक हॉस्पिटल अच्छा चला, या फिर एक ज़ेरॉक्स सेंटर चला, वो तहारी की होटल अच्छी चल रही, उसके बाद वो डाल देते हैं। जी, जी। दैट्स नॉट करेक्ट। जी। बिजनेसमैन वैसा नहीं होता। बिजनेसमैन वो होता है कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, जी। मार्केट में सबसे अलग हट के क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें अगर आप देख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज़ देख लिया था कि बच्चे को तालीम नहीं हो रही है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश भी की, नीयत भी ये थी कि पेरेंट्स का कुछ वक़्त बताए, कम्युनिटी की कुछ हेल्प करें, जी। अल्लाह ताला ने मदद कर दी। जी। अब दूसरी चीज़, देखिए ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर मैं एक हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, जी। जो कि गुलबर्गा या डिवीज़न लेवल पे नहीं है, जो है ना, ये हॉस्पिटल सिंड्रोम बच्चों के लिए होता है, जी। या फिर स्पेशल केयर बोलते हैं बच्चे। इसके ऊपर और भी मैं और डिटेल्स जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो और एडिटिंग स्पॉन्सर जो अयान फिल्म्स हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन, एंड कीप सपोर्टिंग अयान फिल्म्स। तो सर अभी ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया हॉस्पिटल का, मैं फॉर श्योर उस पर आऊँगा, क्योंकि वन ऑफ द आई कैचिंग बोल सकते हैं या फिर ईयर कैचिंग पॉइंट है मेरे लिए। लेकिन उससे स्टेप बैक करते हुए जो आपने एक पॉइंट बताया लोगों के लिए कि जज्बा आपने रखना है और विजन लेके चलना है। लेकिन सर एक मेजर ड्रॉबैक इसमें आता है। ड्रॉबैक ये है कि जैसा आपने स्प्लिट आउट किया है 2 फैमिलीज़ को, एक कुछ फैमिली वेल्थी फैमिली है और एक फैमिली है मिडिल क्लास है। अब आपने क्लियर और स्प्लिट करके ये बता दिया कि अगर आप वेल्थी फैमिली से, तो पहले स्ट्रक्चर डालें, उसके बाद यू हैव टू वेट। और जो वेल्थी फैमिली से नहीं है, अगर वो बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आइडिया है? उसके लिए ये आइडिया, देखिए आसान सा तरीका है। जी। उसके लिए ये आइडिया है, ये वेल्थी फैमिली जो होती है, जी। कोई भी होगी जी, तो ये वेल्थी फैमिली जब होती है, तो इसको अच्छे टैलेंटेड बिजनेसमैन की या फिर ब्रेन्स की ज़रूरत होती है। आप उनको अप्रोच कर लीजिए। जी। यहाँ तक के देखिए, इतना मैं कई लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप बगैर पैसों के अगर आप अच्छा काम कर लेंगे, यू विल गेट 40-60, समझ जी। रहे? 50-50 में रहेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, किराया रहेगा, तो 10% निकल जाएंगे। चेक। आपको वो मौका मिलेगा। आप स्ट्रगल कीजिए, आप काम कर दीजिए कुछ दिनों में, कुछ दिनों में आप खुद भी कर लेंगे आप। जी। तो दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो तो चलेगा। बिल्कुल। तो जो वेल्थी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, जो मिडिल क्लास से आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जिसके पास टैलेंट है, आप कहना चाह रहे हैं कि वो टैलेंट वेल्थी पर्सनालिटीज़ के साथ कनेक्ट होके। तो बढ़िया। अच्छा, अगर आपके पास कोई आइडिया है कि वो लड़के जो हैं, जो वो लड़कियां हैं जिसके पास टैलेंट है, विजन है, फंड्स की कमी है, या फिर बैकिंग वेल्थी फैमिलीज हो, वेल्थी इन्वेस्टर्स की कमी है, नहीं मिल रहे, उनके लिए क्या सजेशन आप देना है? और एक ये सारी चीज़ें सोच के इस साल मैंने जो है ना, सारे एडटेक शुरू करिए। एडटेक के कोर्सेज कर रहा है जी। ये 2 महीने या 3 महीने के हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो थोड़ी सी फीस होती है, 2-3 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जॉब मिल जाए।
जी तकरीबन 60-70% पर। आप जॉब पे जाइए, ईयरली 4 लाख 5 लाख आपको पैकेज मिलेगा, 2-4 साल में आप थोड़ा सा कमा लेंगे, फिर आप सोचिए कि क्या करना है। जी पहले आप किसी भी सूरत में अपने पैर जमा के अपना घर चले सबका देख लेना चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हैं, यू गो फास्ट। ग्रेट। सर आप जैसा फंडिंग्स की बात हो रही थी, तो अभी पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा सा जहन में ये आ रहा है कि अलशारे को फंडिंग्स कुछ हुई है, गवर्नमेंट फंडिंग्स हो या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, ये क्या अलशारे का फाइनेंशियल स्टार्टअप के लिए क्या था? उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, और मैंने गवर्नमेंट को कुछ अप्लाई किया था मगर उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। जाते प्राइवेट से मैंने आज तक किसी सिफारिश नहीं किया। अल्लाह का एहसान है, सारी चीज़ें जो भी पेरेंट्स से फीस आती है, हमारी एक नीयत है कि हमारे कम्युनिटी के ख़ास तौर पे बच्चे हैं मेरे पास, मैं मेरे साथ के कॉलेजेस जो फ़ीस लेते हैं उसकी आधी फ़ीस लेता हूँ, रिजल्ट वही देता हूँ। जी सेविंग फॉर द कम्युनिटी, अच्छा उसी में सारी चीज़ें चला लेते हैं। जी। अच्छा, इसकी ये बात पे मुझे एक और बात जहन में आ रही है, क्योंकि मैं अलशारे से कनेक्टेड हूँ। वफाक आपके जो फर्जंद हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं वो भी, तो उनसे मालूमात मुझे पर्सनली होती रहती है कि अलशारे में कुछ फ्री एडमिशन्स भी आप हर साल करवाते हैं जो स्टूडेंट। उसके फ्री एडमिशन्स का क्या क्राइटेरिया होता है, और अभी तक आपने कितने मतलब सालाना कितने फ्री एडमिशन्स आपके पास होते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, यूजुअली ऑन इन एंड राउंड हर साल 500 एडमिशन्स करते हैं QC के गर्ल्स कॉलेज, तीनों कॉलेज। तो उसमें से 20 से 25 स्टूडेंट्स को हम फ्री देते हैं। जी 5 मेरिटरी स्टूडेंट्स को देते हैं जो बिल्कुल टॉप करते हैं। ओके, पैसे वाले हैं या गरीब है, नहीं करते, मेरिट पे। मेरिट पे करते हैं। जी 2 एडमिशन्स, एक पेशवान साहब के बच्चे को और एक जो है ना पुराने हाफिज को फ्री दे देते हैं। जी 8 से 10 ये 3 बच्चों को देते हैं। अच्छा, ये 3 इन द सेंस जिनके फादर नहीं है। ओके या फिर होता ये है कि फर्स्ट ईयर में फादर रहता है, सेकंड ईयर में इत्तेफाक से इंतकाल हुआ तो वी लाइक ऑफ ईयर फीस। ओके ऐसे करके ये 3 बच्चे बहुत आते हैं, उनको जो है ना ऑलमोस्ट फ्री। जी। तो मतलब सालाना 20 से 25 बच्चे free। 20 से 25 बच्चे। उसके अलावा भी जी और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, उसके अलावा भी खास तौर पे होता है कि मैं पॉलिटिकल में एक MLA कॉन्टेस्ट करा है, कि MLC कॉन्टेस्ट करा, सर्कल बड़ा है सारे के, तो लोकली में सारे जी। लोग पहचानते हैं, रिकमेंड्स बहुत आते हैं अच्छा, फीस कम पर। उसके लिए मैंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया। मिचगोरी में मेरा एक गर्ल्स का ब्रांच है। जी जी हाँ, मिचगोरी। वहाँ पे मैं जो फीस मक्का कॉलोनी और शारे टावर पे लेता हूँ, आधी फीस में मैं वहाँ पढ़ा देता हूँ। अच्छा, इस बच्चे 50% में पढ़ते इसका क्या डिफरेंस है सर? क्योंकि जो शारे टावर में पढ़ते हैं वो ज़्यादा फीस दे रहे हैं, और जो इधर पढ़ते हैं से हैं। मिचगोरी के बच्चे जिस एरिया है मिचगोरी में, वो बेचारे पूरे ठेले लगाते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं, ये करते हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं। जी एक वो हो गया। दूसरा, जितना रिकमेंड करते हैं उनको मैं वहाँ भेज देता हूँ। आप रिकमेंड जब कर रहे हैं तो आधी फीस अगर उन्होंने दे सके तो आधी फीस आप डालिए, जब उसको रिकमेंड बोलते हैं मेरे पास यहाँ नहीं, अच्छा अच्छा नहीं खाली रिकमेंड करते हैं तो आप वहाँ भेज दिए। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चों की फीस कम लेके रिजल्ट नहीं आ रहे। पिछले 3 साल से वही बच्चे रैंक कर रहे हैं तीनों कॉलेज में मिचगोरी वाले में। के 3 साल। अच्छा, रिसेंटली आपका मक्का वाला ब्रांच। मक्का वाला ब्रांच इस बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, उमदा ब्रांच है। जी वहाँ पे एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा, तो वहाँ पे बता रहा हूँ ना, वहाँ पे एक लोकेलिटी है, एक एजुकेटेड लोकेलिटी है, और बहुत ही समझदार लोग हैं। तो वो सारे पॉश एरिया रहने की वजह से इट्स रियल फास्ट, उसमें वहाँ पे आपको एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता जी जी। अच्छा, ये तीनों ब्रांचेस में सबसे दिल के करीब आपका कौन सा ब्रांच है? है। ज़्यादा टाइम आप कहाँ पे देते हैं? नहीं, तीनों तो बना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लेक्चर्स को हर लेक्चर को तीनों कॉलेज में कराते हैं। हाँ, हर लेक्चर। तीनों दिन कराते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है ना ब्रांच अलग है, नहीं। जी देखिए, एक सब्जेक्ट में जब 3 लेक्चर है, फिजिकल है, क्या है, क्या उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तीनों रोटेट होते रहते हैं। जी जी। तीनों भी अलसारे के ब्रांच हैं, तीनों भी बराबर चल। तो ये फ़ीस का आपका स्ट्रक्चर ये अगर हर मार्केट में कंपटीशन होता है, हर बिज़नेस में कंपटीशन है, जो भी बिज़नेस लिया जाए, तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स के नाम मेंशन करना चाहते हैं, या फिर आप कौन से बिज़नेस से इंस्पायर होके ये स्टार्टअप किए हैं? मतलब जब कोई ना कोई रोल मॉडल एक होता है, एक कॉम्पिटिटर होता है, आप दोनों में से किसको मेंशन करेंगे? नहीं, मैं मेरे एक सोच ये थे शुरू से, जब से मैं कॉलेज को ना हो, कि आई डोंट वांट टू कॉम्पीट विथ माइनॉरिटी कॉलेजेस। ओके नहीं होनी चाहिए एक दूसरे में कॉम्पिटिशन, हेल्थी कॉम्पिटिशन गो विथ अदर कम्युनिटीज़, ताकि हमारे बच्चे जब जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको कंपटीशन उनके साथ होता है।
जी अब हमारे कम्युनिटी हम ही अगर कंपटीशन करें तो वो काम का नहीं है। कभी भी ये सोच रखना चाहिए हमारी कम्युनिटी के कॉलेजेस वी शुड हेल्प ईच अदर। ओके, एडमिशन इस तक हो जाता है, एक बार एडमिशन होगा बच्चा, जब कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज का बच्चा होता है, बिल्कुल समझे आपको कहीं भी एडमिशन हो, इट्स देयर चॉइस। बिल्कुल। तो अल्लाह का एहसान है, मैं यही सोचता हूँ अल्लाह जो भी रास्ता दिखाएगा मैं चलाऊँगा। कॉलेज में कितने भी एडमिशन हुए चलाएगा। इसलिए जो है ना, देखिए मैं माइनॉरिटी जब कॉलेज खोला था तो बहुत कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गर्ल्स कॉलेज खोलने के बाद एक 8-10 गर्ल्स कॉलेज हुए हैं, आई एम हैप्पी। जी मैं खुश इस बात से हूँ कि इन लोगों को मालूम हुआ कि अगर आप लेक्चरर भी नहीं है, एमएससी भी नहीं है, कॉलेज खोल सकते, जी जिसकी वजह से कई कॉलेज खुले हैं, कई लोगों को जॉब्स मिले। बिल्कुल। अच्छा, जॉब्स की बात आए तो ये नेक्स्ट मेरा पॉइंट था कि हर बिजनेस एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। जी। तो आपके पास ओवरऑल पूरा अलशारा ट्रस्ट के अंदर, अलशारा एजुकेशनल ट्रस्ट, बीएड सारे कॉलेज के अंदर अप्रॉक्सीमेट कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास? 80 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 50 जो है ना फैकल्टीज हैं, जी 50 एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के। तो अप्रॉक्सीमेट 100 को आप रोज़गार दे रहे हैं माशाल्लाह। हमने इधर अल्लाह ताला, जी जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बनाया है, जी जिसमें अच्छा आपको भी क्या है कि उसके अंदर अब तकरीबन 20% मेरा ही प्रोडक्ट है। अलशारे से जाके बच्चे जो इंजीनियरिंग एमएससी करके है, वापिस उनको रोजगार मिला। माशा। तो वही सब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को आप मौका दे रहे हैं। अटैचमेंट है उनको। जी जी बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे बच्चे आके हमारे पास पढ़ा रहे हैं। जी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की जब बात की जाए, क्योंकि एक कॉलेज एक फैक्ट्री का अगर हम कंसिडर किया जाए, एक प्रोडक्ट आप मार्केट को दे रहे हैं, रिफाइंड करके एजुकेटेड प्रोडक्ट आप मार्केट को दे रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स को आप एजुकेट करके अभी तक आपका कुछ कैलकुलेशन है कितने साल से है? तब देखिए तकरीबन 6,000 के आसपास स्टूडेंट्स मेरे पास से पीयूसी निकल चुके हैं, जी जिसमें तकरीबन 3 से 3,500 इंजीनियर्स बच्चे निकल गए हैं। 3,500 में से 2,000 लड़कियाँ हैं। 2000 लड़कियाँ है। मेरे पास लड़कियाँ 2 कॉलेजेस से ज़्यादा हैं। 2,000 लड़कियाँ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से 10 से 20% लड़कियाँ एमएससी करे हुए हैं। बीएड में बहुत ज़्यादा गए हैं बीएससी। जी जी तो ऐसा करके जो है ना, और देखिए 2 चीज़ें हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स निकले हैं, हज़ारों इंजीनियर्स निकले हैं। जी जी। ये कैलकुलेशन है। कितने 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 साल का कैलकुलेट, कितने साल से? 20 साल। अलशारे 20 साल में तो कम से कम 6,500 हज़ार तक एजुकेटेड गर्ल्स बॉयज़, जिसमें से एक में कम्युनिटी को हाईलाइट वाली बात ये है सर कि आज पूरे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन की बातचीत होती है। तो एक अलशारा वन ऑफ द एग्जांपल है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 2000 अगर आप बोलें तो मोर देन अप्रॉक्सीमेट 35% गर्ल्स मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी गर्ल्स मेजॉरिटी। तो वन ऑफ द एक क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट अलशारा का, जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो वो भी एक है। इसके अलावा सर ये आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बाय बर्थ लेके फिर एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हुए, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड या एक्साइटमेंट या फिर खुशी वाला दिन आपका कौन सा था? और किस दिन जॉब लगने की खुशी थी, या फिर कहीं सीट लेने की खुशी थी, या फिर शारे टावर बनने की खुशी थी, या फिर कॉलेज लॉन्च करने की खुशी थी? किस दिन सबसे ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट हुआ था? खुशियाँ तो बहुत थे, मगर खुशी जब होती है जब हमारे बच्चों के रिजल्ट आते हैं जी कि हर दूसरे तीसरे साल जो है ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहते हैं, हर चौथे पाँचवें साल स्टेट टॉपर रहते हैं। जी उसके बाद ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कर्नाटक, टोटल कर्नाटक बीजापुर यूनिवर्सिटी को 2 बच्चियाँ फर्स्ट से 10th के अंदर हो, जी तो 10th रैंक के अंदर हर साल 2 बच्चियाँ आती हैं। अच्छा ये सब में ज़्यादा खुशी है कि जो है ना, चलो हमारे बच्चियाँ, अब देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब आए तो 2 जी यहाँ से बीएससी निकलते जाके 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल लिए हैं जाकर। माशाल्लाह। तो ये खुशी है बस। अब वो देखिए वो जायदाद है, वो डेवल्स हैं, वो पॉलिटिकल पावर है, वो सारी चीज़ें याद नहीं रहे। जी ये जो एजुकेशन है, जो बच्चे हमेशा जी बच्चों का मोहब्बत है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि गर्ल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह कोशिश ये है, आप लोगों की दुआएं होना चाहिए। यहाँ पे और एक वैक्यूम में जो वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, जी कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन है हमारे पास, जी उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि मेरा बेटा भी जो है ना जी इस लाइन में आ चुका है मेरे साथ। इनको भी लॉ कराया हूँ मैं, जी आर्किटेक्ट है, कुशल मेरे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी का एक ख्वाब है, अल्लाह चाहे आप लोगों की दुआ के साथ कमिल होता। जी मेरी बेटी क्योंकि जो है ना फिजियोथेरापी के
उसमें इंटरेस्ट है, वो तो हॉस्पिटल जो मैं बताया वो जिताओ, ये 2 अचीवमेंट्स होने चाहिए। तो अभी अभी जब आप ये बात शुरू किए हैं तो अलशारे जहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक का सफ़र हमने तो सुन लिया है आपसे, लेकिन यहाँ से का आगे का विज़न और थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपने गर्ल्स यूनिवर्सिटी की बात की और उसके बाद आप एक कुछ हॉस्पिटल की बात कर रहे थे और एडुटेक कोई आप टेक्नोलॉजिकल साइड पे भी आप बात कर रहे थे। क्या अलशारे का नेक्स्ट रोड मैप क्या है? नहीं, रोड मैप यही रहेगा कि जैसे आप लोग बताए कि जो है ना, जो भी दराज वीक सेक्शन से आते हैं बच्चे जिनके पास फंड्स नहीं होते, उनके लिए एक्टेक एडटेक है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं उनको जॉब तक हम उनको सपोर्ट करें। जी जी ये एक चीज़ हो गई जो बच्चे जॉब करना चाह रहे हैं। अब रही बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में ये भी ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ इवन मेट्रोस में इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसमें सिंड्रोम के बच्चे आते हैं या फिर जो बच्चे बात नहीं कर सकते, उठ पीट नहीं कर सकते, उनके फिजियोथेरापी का एक बहुत बड़ा वैक्यूम इसमें है, जी। तो उसको मैं इंशाल्लाह फुलफिल करने की तो मतलब ये हॉस्पिटल जो आप बात करें अभी तक गुलबर्गा में नहीं है, डिवीजन में नहीं। डिवीज़न में नहीं है। और ये हॉस्पिटल जो है ना, बड़ी मुश्किल से आपको मेट्रो से मिलता 1 या 2 मिलेंगे। एक या दो मिनट तो स्पेशल डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशल डिसेबल, स्पेशल चाइल्ड केयर, स्पेशल चाइल्ड केयर। तो वो हॉस्पिटल कहीं भी नहीं गए, बहुत लोग फिर चुके हैं। तो गुलबर्गा में जो है ना, स्टार्ट तो मैं अवंशा में करो, जी। उसके बाद शायद उसको 5-10 एकड़ में 5-10 एकड़ में। 10 एकड़ में बनाना है इंशाल्लाह। वो एक अलग टीम जी लड़की लेके चले। जी वहाँ सारे एक मेरा बेटा है, जी वो सारे टावर में वुमेन्स यूनिवर्सिटी तक लेने की जिम्मेदारी उनको है। जी तो जिम्मेदारी अता बहन है, लॉ भी कराए हैं, जी। आर्किटेक्ट भी है, तो इंशाल्लाह ये विजन के साथ वो आगे माशाल्लाह। ये वन ऑफ द क्या बोलते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स गुलबर्गा के लिए है कि ये हॉस्पिटल कब तक का आपका एक्सपेक्टेड है? तो 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे ब्रांच शुरू हो जाएगा। और ऐसा वैसा नहीं, इट विल कॉम्पीट विद दुबई। दुबई में जो आपके वो बोल के हैं स्पेशल जी जी हॉस्पिटल्स हैं, जी जी। इन्हीं के लिए मशहूर है, तो वहाँ पे भी जाके हमें उस लेवल का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा 2-3 महीने का, इंशाल्लाह बकरीद से पहले। तो बहुत गुलबर्गा के अवाम के लिए एक वन ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और एक चीज़, ये बच्चे जिनके पास भी है ना, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनके पास भी है, वो उन बच्चों को ना छुपाए। जी जो उन बच्चे को और कुछ जन समझाए तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कैसा नहीं, वो अल्लाह की दे रहे, जी आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे बच्चों को आप लाइए, हमसे जो मदद हो सकती है हम करेंगे, आप जितना मदद कर सकते कर लीजिए। इन बच्चों की लाइफ को बनाना इंशाल्लाह जितना हमसे बन पड़ता, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कह रहे हैं कि कितना हमसे बन पड़ता, जितना पेरेंट्स पे बोझ है उसको हटाएगा। जी जी। वो बहुत बड़ा कदम आपका है, बहुत बड़ा कदम। हर फैमिली में एक बच्चा है ऐसा, ठीक। मगर उस बच्चे को जो है ना लोग सोसाइटी में देखे तो क्या, अरे भाई आपका क्या काम है, अल्लाह ताला दिया है, आपको पालना है उसको। और वो कई लोग हैं जो है ना ऐसा, और ऐसे हॉस्पिटल जितने भी खुले हैं वो पेरेंट्स ही छोड़। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 महीने में शानदार हॉस्पिटल खुलेगा इंशाल्लाह। जी आप आके बिल्कुल जब भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जी। तो वो भी गुलबर्गा के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हम भी विश करते हैं सर के वो भी सही सब है, मगर ऐसे हॉस्पिटल नहीं है। जी। इसकी शुरुआत इंशाल्लाह मैं ये बताना चाहूँ, वैक्यूम नौजवानों को ये बताना चाहूँ, ऐसी चीज़ ढूंढिए जो गुलबर्गा में नहीं है, या फिर यहाँ पे उसके सर्विसेज नहीं है। ऐसी चीज़ आप छोटे से शुरू कर दीजिए, आपको जल्दी से उसके फ्रूट्स लगेंगे। वन ऑफ द गोल्डन नगेट्स बोल सकते हैं सर की तरफ से, जो यूथ हमारा टेक अवे ले सकता है यहाँ से, कि वैक्यूम की फॉर्म फाइंड आउट करिए कोई भी बिज़नेस में और उस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर ये भी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, गुलबर्गा के आवाम के लिए ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अलशारा अभी हॉस्पिटल लाइन में भी आ रहा है, जिसका एक यूनिक हॉस्पिटल जो डिवीज़न में सर बता रहे हैं कि नहीं है, तो वो भी आप 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा सर अभी गर्ल्स यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं कि वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी का गुलबर्गा या फिर डिवीज़न में कहाँ पे गर्ल्स यूनिवर्सिटी? उनमें गवर्नमेंट की है, यूनिवर्सिटी तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिवीज़न में आपकी पहली हो। अलशारे गर्ल्स यूनिवर्सिटी जो है डिवीज़न में पहली गुलबर्गा में रहेगी, कर्नाटक में। जी। तो सर इसके अलावा अभी आते हैं 3 मेजर ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ओवरऑल बिजनेस को लेके, क्या आते हैं सबसे जो आपके जहन में जब आप सेटबैक लेते हैं, मतलब पीछे बैठ के अगर सोचते हैं कि यार मतलब ये 3 ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे भूल नहीं सकता मैं, मतलब यहाँ पे आप मतलब टूटने या फिर उठने वाला सवाल था, वैसे कुछ प्रॉब्लम्स? देखिए, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए,
आपको आप क्या कर रहे हैं मालूम होना चाहिए। जी आ, एक शेर बिल्कुल 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 है ना, सारे निचोड़ एक बिल्कुल 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 बिल्कुल। खामोश रहा जमाना हमारी नेकियों पर, जब ऐबों की बारी आई तो गूंगे भी बोलोगे। क्या वाह। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आए रहे, आप कितना भी अच्छा कर ले और आप कितना भी कुछ सर्विस दे दे, उस पर नहीं जाना चाहिए। खासतौर पे मैं हमारे इंसेस तो बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल मत सोचिए आपकी नीयत, आप जो कर रहे हैं आपको मानो, जी समझ रहा। ये चीज़ आप याद रखिए, क्रिटिसिज्म आएगा आपको तो आप 10-100 चीज़ें अच्छी कर लीजिए, एक भी आपसे गलती होगी तो सब मजाक पाएंगे। इस बात को एलाबोरेट करते हुए एक और सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं इस सेशन को नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस रखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और देख रहा हूँ कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जी उसके लिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सोशलिज्म एक्टिव रहते हुए इस इंस्टीट्यूट को चलाना बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है। रीज़न क्या है कि जो बंदा बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो सोशल लाइफ में बहुत कम इन्वॉल्व होता है, या फिर पॉलिटिकल लाइफ में कम इन्वॉल्व होता है। जो बंदा पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व होता है उसका क्रिटिसिज्म बैकबोन उसकी बन जाती है। सोशल लाइफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड को रखते हुए मैं समझता हूँ कि आपके साथ तो क्रिटिसिज्म बहुत चला होगा। मतलब उसका ड्रॉबैक, मतलब आपने जब पॉलिटिक्स किया था, क्योंकि अभी देखें आपने तो किसी ना किसी के अपोजिशन में आप रहे होंगे। अब वो अपोजिशन ज़िंदगी भर आपके साथ मुखालिफत रहेगा। अब वो उस अपोजिशन का आपके इंस्टीट्यूट्स पे क्या इम्पैक्ट इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट बोल सकते हैं। तो ये तो कोई खास तो ये आया, बस बता रहा हूँ ना कि आप चलते जाइए, बता रहा हूँ नदी की तरह आप चलते जाइए, ड्रॉबैक्स आएंगे, 1 साल 2 साल सूखेगी नदी, फिर पानी आएगा। उसको सोचना नहीं है आपको, क्योंकि आपका हौसला बुलंद है, आपकी नीयत साफ है, आप में वो गट्स है कि मैं सही हूँ, चलते जाएंगे। जी समझ रहे। अच्छा, आपकी पूरी करियर लाइफ में जहाँ पे रब्बानी से रब्बानी सर का जो सफ़र था आपका, इस सफ़र को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसा ये सफ़र था आपके लिए? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ही कहता हूँ, पेरेंट्स का एतमाद बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने के लिए पेरेंट्स का एतमाद होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक टर्म है ये मैनेजमेंट और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, ये चारों अगर मिल जाए तो इदारा दौड़ने में कोई वक्त नहीं लगता, जी कोई दो वक्त नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा इन चारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अगर आप निकलेंगे तो एजुकेशन में आप कहीं से नहीं। जी छोटे वो फसल की तरह होती है, कभी थोड़ा सा अच्छी लग जाता है, कभी अच्छी आ जाती है, अगर आप इसको लेके ही चलते हैं कामयाबी ज़रूर मिलेगी यार। जी जी, क्योंकि अभी एक और मेरा भी एक्सपीरियंस ये बोल सकते हैं, या फिर जो जहन में सवाल आ रहा है, एक स्टूडेंट के साथ उसके साथ 2 एक्स्ट्रा लोग भी एडमिशन लेते हैं इनडायरेक्टली, उसके माँ बाप या फिर उसके फैमिली वाले। स्टूडेंट को तो मैनेज कर सकते हैं, अगर माँ बाप का फ्रस्ट्रेशन आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? होता है मतलब सारे पेरेंट्स मतलब एक जैसे नहीं होते, किसी के थिंकिंग डिफरेंट होती है, मतलब कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है। यहाँ पे क्या होता है, आप सब हमारे करने की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मान को बच्चों से ज़्यादा पेरेंट की काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये हमारे पास बिजनेसमैन कुछ ज़्यादा होते हैं, एजुकेशन कम होता है, तो उन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर 2 चीज़ें, आप जब बात करते हैं पेरेंट्स से, आप बच्चे को मन साथ रखिए। अच्छा, बच्चा और पेरेंट के साथ आप बात करेंगे तो वो जमेगा नहीं। आप बच्चे से जब बात करते हैं तो पेरेंट्स को बात रखिए, दोनों को बात करके दोनों को बुलाइए, आपका मसला हो जाए। तो अच्छा, तो ये बोलते हैं मतलब आप एक निचोड़ दे रहे हैं। जब पेरेंट्स और बच्चे दोनों गुस्से में आते हैं तो दोनों को कभी मत बात करनी चाहिए। बच्चे को बाहर खा दीजिए, पेरेंट्स का पूरा सिग्नेचर, ठीक, बच्चे को बुला के उसको पूछ लीजिए, पेरेंट्स बातें ज़्यादा करते हैं वो कर रहे हैं, वो एक ही तरीका है। ठीक है, कभी कभी जज्बाती है हमारे, कोई कहो। रब्बानी सर का यूजुअली बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? मतलब स्ट्रिक्ट सर हैं, मोहब्बत वाले हैं, या फिर जॉली सर हैं, क्या क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है? मैं आपका पहले 10 साल तक आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ओके, समझ रहे हैं। 10 साल के बाद नो आई एम पोलाइट, रेस्पेक्ट वाला एक एज आ गई।
जी पहले तो जाना बाजार में सीखा, थोड़ा बहुत डरा भी लेता था, मैं मार भी लेता। बात 20 साल में 10 साल समझिए मैं सीख था। नाउ आई एम रेस्पेक्टेबल पर्सन। खाली देखे तो काफ़ी। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट ही स्पिन बॉलिंग थी। मतलब टोटली सब्जेक्ट क्या है? और एक कहावत है, जो शख्स समझे, जो शख्स फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन से कोई लेना नहीं, जी if somebody related or not related to that variety, he becomes a leader. जी समझ रहे आप? जी तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं, आप अगर मैं लेक्चरर नहीं हूँ या फिर प्रिंसिपल नहीं हूँ या फिर एजुकेशन से नहीं हूँ, तो आपके पास लीडर की क्वालिटीज रहेंगे। मैनेजमेंट या फिर मैनेज करना वो सीख लेना चाहिए। जी जी सर, ये आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अलशार है, एजुकेशन तक नहीं है, जिस तरीके से आपका जो पिच है या फिर आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक बिजनेस पर्सनालिटी या फिर एक एंटरप्रेन्योर विजन है आपका। तो अलशार एजुकेशन के अलावा आपके क्या क्या बिजनेसेस हैं? ठीक है, तो सोशल सर्विस में बताता हूँ मैं आपको कि हम जो भी बच्चे अभी इस पर ओपनली बोल रहा हूँ आपको, जो भी बच्चे लॉ कंप्लीट करे हैं उनके लिए मैं एक एकेडमी, एस्पायर एकेडमी बैंगलोर में है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जी वो बच्चों को यहाँ से जो भी तैयार हैं, वो 4 या 5 साल के इनके एक्सपीरियंस होना लॉ में, उनको जज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके वास्ते फ्री खाना और रहना बैंगलोर में कराते रहे 6 महीने के लिए। जी वो एक है गुलबर्गा में, और एक गुलबर्गा कैरियर गाइडेंस एकेडमी बोल के हम बनाए हुए, जी ये भी फ्री है। गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो है, तिमापुरी कंपाउंड पे ये ऑफिस है, आप आ सकते हैं। दिन तमाम फ्री सर्विस है और आपको फैकल्टी फ्री मिलेगी, आपको लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें हैं। ये दोनों सर्विसेज हम फ्री देते हैं, उनसे जुड़ा हुआ हम। जी जी तो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मतलब इन सर्विसेज का किसी को भी कुछ एडवांटेज लेना है, तो आपसे हम एक नंबर का तलब करेंगे जहाँ हम पब्लिश कर सकें, ताकि वो कॉल करके हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के तहत हो कि हम कंपाउंड पे ऑफिस ही है, जी वहाँ पे वो भी मिलेगा, या फिर जॉब्स का है वो भी, कैरियर गाइडेंस पे कहाँ जॉब्स है, कहाँ वैकेंसी से वो भी मिलेंगे, जी जी वो बिल्कुल ले सकते तो फिर हम सर के पास से, मतलब जो भी सर मेंशन कर रहे हैं, एस्पायर एजुकेशन से एकेडमी है, जो भी एकेडमी सर मेंशन कर रहे हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, सारों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके वी विल ट्राई टू मेंशन इन द कैप्शन, और फिर वीडियो में हम अपलोड करेंगे ताकि लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो कांटेक्ट होने के लिए। इसके अलावा भी सर आपका जो कि मैं वफाक जो सर हैं, उनसे भी मुझे पता चला है कि रियल एस्टेट में भी आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है शुरू से। तो रियल एस्टेट के बिज़नेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं या फिर किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपका रियल एस्टेट को लेके भी? हैं। रियल एस्टेट 2 किस्म के होते हैं, जी एक लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी रोटेटिंग होती है। जी जो शुरुआत में होते हैं वो रोटेटिंग में चले जाते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, उसको बेच देते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द रोटेटिंग। रोटेटिंग समझे? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द। और उसमें जरिए फॉर एग्जाम्पल मैं जब शुरू करा इसको, एजुकेशन शुरू करा, वहाँ पे जाके टाइम नहीं दे सका, जी इसलिए हम क्या करते हैं, गुलबर्गा से एक 7-8 किलोमीटर दूर कोई ज़मीन खरीदे, बिल थोड़ी बच्चों के लिए, बचन फिर उसमें से कुछ आधी ज़मीन बेच के उनके बच्चों के लिए। ये समझ रहे आप? समझ जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, आप जो कभी भी एक चीज़ याद रखिए कि आप खास तौर पे गुलबर्गा में रियल एस्टेट बोले तो ज़्यादा प्लॉट और जो लैंड साइड है, आप जब भी अपनी कोई ज़मीन बेचे, उससे 5 किलोमीटर दूर क्यों ना होते, आप जो है ना उतनी ज़मीन और ले लीजिए। आपको नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो उतना ही काम करेगी जितना आज ये काम करे। एक डेप्थ वाली बात है। जी ये भी एक क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का एक निचोड़ आपने एक शॉर्ट अंदाज में कह दिया है। 30 साल से कर रहे हैं हम, जी जो अब जिसका नहीं है, ठीक है, वो लोग रोटेट करते करते हर अगर लेआउट है उनका, जी 4 उसके अंदर उन्होंने रख लेना, बेचना नहीं। लेआउट फोड़ लेने के बाद वो 4 का रेट वो जितने बेचे रहते हैं उसमें निकल जाए। सही। तो ये टैक्टिस है रियल एस्टेट। हाँ, ये भी एक रियल एस्टेट के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा सर, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले आप जब दुबई के हॉस्पिटल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी दुबई का रेसिडेंट हूँ, तो मुझे भी पता चला था कि आपको दुबई में अवार्ड मिला था। अनफॉर्चुनेटली मुसरफियत से मैं आपको मिल नहीं सका उस टाइम पे। वहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला था, मतलब क्या आपके
यूएस या जेनेसिस। जेनेसिस एक एकेडमी या फिर जो है ना एक ग्रुप है जो कि 7-8 कंट्रीज मिला के देते हैं। जी। ये लोग सारे चीज़ें जो है ना एक एक एजुकेटिस्ट को, एक एक्टर को, एक राइटर को, ऐसा एक 7-8 अवार्ड हर साल या 2 साल में एक दफ़ा देते। वो लोग प्लग करके दे प्लग मी एज द एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट। बेस्ट एजुकेशनिस्ट का अवार्ड दुबई में लिए थे। जी। डॉक्टरेट का अवार्ड वही दिया लोग डॉक्टरेट का। डॉक्टरेट का दिए, और उसके बाद जो है ना कर्नाटक के और एक एक्टर को दिए, फिर मद्रास के, ऐसे सारे इंडिया के लोगों को दिए वो लोग। जी। वहाँ पे हरीश्वर के लोगों को दिए, बड़े एक 7 श्रीलंका भी थी, 7-8 कंट्रीज मिला के उनका भी एक एकेडमी या फिर उनका एक वो है, उसमें मिला के दिए। जी जी। तो इसके अलावा सर अभी समाप्त करते हुए ऐसी कोई बात या फिर ऐसी कोई विजनरी आप हमारे यूथ्स के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, स्पेशली जो 30s और 40s के यूथ्स हैं या फिर 25 to 40 के रेंज के जो यूथ्स हैं, आप उनके लिए? स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा एक रैकुन है गुलबर्गा के लिए, और साहब बड़ा अच्छा स्टेडियम बना है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी। इसलिए बता रहा हूँ कि फुटबॉल और क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। पहले हमारे दौर में क्या था कि जो है ना इंडिया लेवल पे आप 11 सेलेक्ट हुआ थे, फिर अब ऐसा नहीं है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको IPL है, आपको कई हर कंट्री में जो है ना लीग्स है। लीग्स हैं, तो आपकी कैरियर बन सकती है। इतना ही कि आपको सेहत को बहुत संभालें, जी। ऐसा आसानी नहीं है। सेहत को अगर संभालेंगे तो यू अच्छी भी। और एक भी बच्चा, बोल रहा मैं आपको, एक भी गुलबर्गा का बच्चा अगर फुटबॉल लीग में चले गया तो गुलबर्गा की इकोनॉमी सुधरेगी, इतना कमाएं अच्छा। इंशाल्लाह। उसमें भी एक कोशिश चल रही है मेरी, जी। फुटबॉल स्टेडियम बनाने की। आपका खुद का? खुद का फुटबॉल एकेडमी के सोच रहा हूँ मैं। आइदर इट विल फुटबॉल, अगर फुटबॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं है बच्चा ने, तो टू टर्न इनटू द सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन इज क्रिकेट। स्टेडियम तो बना दूंगा मैं इंशाल्लाह, जी। इसके अंदर फुटबॉल चले, क्रिकेट चले। अच्छा। दैट विल बी रोज। बिल्कुल, ये भी एक और एक न्यू अनाउंसमेंट। दैट्स ऑन द हिल। हिंट्स। गुलबर्गा के करीब केसरी के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ऑलरेडी हैव परचेज द लैंड, वहाँ पे इंशाल्लाह 2-4 साल में शुरू हो जाए। माशाल्लाह, ये वन ऑफ द 4th पिलर आपका नेक्स्ट विजन में ये एक है। अच्छा सर, जो फिटनेस की बात है, माशाल्लाह आपकी ये एज में भी आपकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है, तो इसका क्या राज है? बट हम ना स्पोर्ट्स अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं हर डे? कम खेलता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हाँ, क्रिकेट ज़रूर खेल रहा हूँ। ये PUC के बच्चों के साथ हर साल जो इंटर क्लासेस खेलते हो लोग, जी। खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर भी खेला, 20 ओवर पर खेलते हो, 20 ओवर में कभी आउट नहीं हुआ। इस साल भी 15 ओवर्स के बाद आई रन, ऐसा नहीं कि वो रनर लेके नहीं खेलता। आई रन विद माई ओन बैट, मैं वो खेल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, फिट है, क्रिकेट खेल सकते हैं आज भी। तो आज भी एक जगह देखा मैं कि ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले T20 इज 62 ईयर्स एज। अच्छा। आज ही में आया क्या 62 ईयर्स का आदमी भी IPL का, IPL इन द सेंस लीग खेला है, तो इसमें भी कुछ रिकॉर्ड का प्लान है आपका? है ना। ये तो बहुत नहीं है, बच्चों के साथ खेलता हूँ। जी। बोलने का मतलब कि अगर आप फिट रखे तो आप खेल सकते फिट रहने के लिए क्या आप यूथ को सजेशन दें? हैं। एक 30-40 मिनट की वॉकिंग होती है, थोड़े पुशअप्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनटेक कम होना चाहिए। इनटेक कम होना चाहिए, खाना कम होना चाहिए आपका। ज़रूर ये इस एज में खाने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। आप उसको अगर संभाल लें, या फिर पेट अगर नहीं आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर फिट, मेंटली फिट हो गए। लेकिन सारी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ, जान को तो माना थोड़ा सा रहने के लिए। ठीक है। ये इसके अलावा एंड में अलशारे के जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं या फिर जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं जो शायद आपसे हर दिन नहीं मिल पाते या फिर हर दिन मुलाकात नहीं हो पाती, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो आपके ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में हैं और या फिर पास आउट करके गए हैं, उन दोनों के लिए? उन दोनों के लिए ये है कि मैं ज़्यादा जो है ना बच्चों को फॉलो करते रहता हूँ, जॉब पर से रहता हूँ, या फिर मेरी जितनी कोशिश हो सकती है उनको बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। जी। और एक बार आपके चैनल के ज़रिए से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, नाजरीन का शुक्रिया अदा करते कहता हूँ कि ज़रा मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स आए, बिजनेस पे टैक्टिस सीखे। इतना ही नहीं, इवन अगर वो पॉलिटिकल लेवल पे भी करना चाहे तो मैं हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड में भी जा करना चाहे तो इंशाल्लाह मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ। जी। कम्युनिटी में देखिए, मैं दूसरी कम्युनिटी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि हम लोग बहुत पीछे हैं। जी। दूसरी कम्युनिटी से हम कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे, मगर एजुकेशन में मतलब तो मुश्किल 3-4% जो है ना हायर एजुकेशन में है। ये सारे चीज़ें रखते हुए
प्रेफरेंस आई एम गिविंग टू माय कम्युनिटी बिकॉज हम बहुत ही पीछे हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी हमसे मदद मिल सकती है, हमसे वो हो सकती है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। और आखिरी शेर कहते हुए मैं बिल्कुल बिल्कुल। ख़त्म कर देता हूँ। ज़मीं पे घर बनाया है, जन्नत में रहता है। ज़मीं पे घर बनाया है, जन्नत में रहता है। हमारी खुशनसीबी कि हम तालीम से जुड़े रहते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि हम तालीम से जुड़े रहते हैं। वो बहुत आपने उम्दा शेर कहा। और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी अपने उस्तादों से सुनते आता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कभी ख़त्म नहीं होती। और तालीम एक ख़जाना है जो हमेशा इंसान अपने साथ रख के घूमता है, और कोई तालीम आपसे छीन छीन नहीं सकता। तो मतलब एक ऐसा ख़जाना है जो अपने साथ छीन नहीं सकता। और एक उम्र ऐसी आती है, तालीम की एक खूबी है, एक उम्र ऐसी आती है 60 के बाद, जिसके पास वो ख़जाना है वो बांट के देकर जाना चाहता है। जी जी जी। जैसा दौलत है अपने बच्चों में बांटना चाहता है, इस ख़जाने को ख़ास तौर पे उन्हें अपने कम्युनिटी पे बांट के देना चाहता है, खुद ही आ जाता है। जी। तो ये ख़जाना फिर वापस आएगा। तो ये ख़जाना अगर आपको लेना है तो अलशारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में बट रहा है। कई और अलग अलग इदारों के शक्ल में, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है और टेक कॉलेजेस हैं। अभी और भी विजनरी चीज़ें सर लेके आ रहे हैं। और हमारे सभी व्यूवर्स और हमारी टीम की तरफ से सर मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और हम यही चाहते हैं कि आप विजनरी हैं, एक फाउंडर हैं अलशारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के, और ऐसे फाउंडर्स के साथ हम और आपको मिलते रहेंगे। और इन फ्यूचर अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आपको आपके मदऊ रहेंगे। हम आपको जो है ना कॉल करेंगे या फिर आपसे कांटेक्ट रब्ता करेंगे ताकि आप हमें वक्त दे सकें। आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। और हमारे तमाम व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया जो इन्होंने सेशन वॉच किया। एंड कीप वॉचिंग। ऐसे और भी बहुत सारे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, विजनरीज़ के साथ हम ये शो लाते रहेंगे। और एट द एंड हमारे की स्पॉन्सर्स अयान फिल्म्स और अलशारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और गुलबर्गा मॉम्स रसोई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस शो को, इस सीरीज़ को स्पॉन्सर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड टेक एंड डाइजेस्ट।